नज़ीन, इस वक्त गजा के हवाले से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि वहां पर प्लानिंग्स हो रही हैं गजा को मुकम्मल तौर पर ऑक्युपाई करने की। नेतन्याहू जो है वो मुसलसल मीटिंग्स कर रहा है और ये कंफर्म रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड मीडिया से भी आ रही हैं और इजरायली मीडिया से भी आ रही हैं कि नेतन्याहू गजा को ऑक्युपाई करने जा रहा है, उसका बाकायदा ऑर्डर करने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये बताती है कि नेतन्याहू का ये जो फाइनल मंसूबा है ये भी नाकामी से दो चार होगा। उसने जितनी भी आप देखें लेबनान है, हूथीज के खिलाफ है या ईरान के खिलाफ है, उसको शिकस्त हुई है और हमास के खिलाफ जो इसराइल ने वहां पर फौज भेजी है उससे ये साबित हुआ है कि वहां पर 1 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी जो है वो उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। ये बात अब साबित हो चुकी है। तो इस तरह इसराइल को एक मुकम्मल शिकस्त हुई है और ये जो उसका फाइनल मंसूबा है और अब वो स्टारवेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है, इसमें भी उसको नाकामी होगी। यूरोपीय यूनियन इस वक्त इस कदर दबाव में है कि यूरोपीय यूनियन के सैकड़ों जो मुलाजमीन हैं वो सामने आ गए, स्टाफ के जो उनके लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं अगर यूरोपीय यूनियन ने कोई इकदाम जो है वो ना उठाया। और टर्की से इमदादी जहाज है वो वहां से निकलने का इरादा कर रहे हैं और वो गजा पहुंचेंगे। 40 मुल्कों के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, यानी बाकी इस्लामी दुनिया को भी इस तरह बढ़ना चाहिए कि वो इमदादी जहाज है वो गजा के साहिलों की तरफ भेजे। तो 40 मुल्कों के नुमाइंदे इसमें सवार होंगे और ये जहाज जो है वो गजा के साहिलों की तरफ जाएंगे उस मुहासरे को तोड़ने के लिए। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने नए हमलों में इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है, इजरायली टैंक्स को जो है वो तबाह किया है। इसी दरमियान जो है वो माइक जॉनसन जो कि अमेरिकी स्पीकर हैं और इजराइल के दौरे पर हैं, वो वेस्ट बैंक गए हैं और जो इलीगल सेटलमेंट्स है उनका भी दौरा किया है और वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की हैं कि वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल का है। तो इसके ऊपर भी काफी खप पड़ी हुई है। वहां पर जाकर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। तो ताजा तरीन सूरत हाल क्या है ये आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इजराइल के अंदर जो रिवोल्ट वाली सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, जिसमें एक तो 48 घंटे पहले जो बड़ा वाकया हुआ कि 600 वो जनरल्स सामने आए जो कि बहुत पावरफुल हैं और नुमाइंदा हैं इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट के, और इस वक्त वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी कंपनीज में वो मौजूद हैं और जो कुछ बाजी में होता रहा उसमें ये जनरल जो है वो मुख्तलिफ जंगों का हिस्सा रहे। तो मोस्ट पावरफुल ये उनकी लॉबी का हिस्सा है। उन्होंने ये कंफर्म किया और ट्रंप को खत लिखा कि इजराइल की जो बका है वो खतरे में है। आज एक और नया वाकया हुआ है, 550 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और जो डिप्लोमेट्स हैं और डिफरेंट शोबों से ये जो है वो सामने आ गए हैं और उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इजराइल की ये जो वॉर है जो कि जारियत है ये इजराइल की बका के लिए खतरा है। इजरायली मीडिया चैनल 12 इसको रिपोर्ट कर रहा है। मोर देन 550 इजरायली सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल जो है उन्होंने वार्न किया है कि गजा को ऑक्युपाई करना जो नेतन्याहू करने का इरादा रखता है इज डेंजरस एंड कुड एंड इन अ रिसाउंडिंग फेलियर। अगेन, इसमें हमारी कोई एग्जैजरेशन शामिल नहीं है कि इजराइल इसमें फेल होगा या नहीं होगा। अब ये उन्हीं के बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। 550 सिक्योरिटी और डिप्लोमेट्स ऑफिशियल जो हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, एक तो उन्होंने कहा कि ये जो मुकम्मल ऑक्यूपेशन का प्लान है ये डेंजरस है इजराइल के लिए और ये फेल होगा। यानी वो अपना एनालिसिस भी साथ पेश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल जो वो फेल होगा। जैसे इजराइल अभी तक तमाम जो उसकी प्लानिंग थी वो फेल हुई हैं एक्सेप्ट सीरिया में जो उसके इकदाम थे वो कामयाब रहे हैं। सीरिया के अलावा उसको कहीं जो वो कामयाबी नहीं मिली। और सीरिया में भी अगर आप देखें तो उसमें टर्की ने इजराइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, तो बहुत सारे दीगर जो फैक्टर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे और वो एक पुराना प्रोजेक्ट था। यानी 2011 में ओबामा के दौर में इस प्रोजेक्ट का आगाज होता है और इस वक्त भी अगर टर्की इजराइल का साथ ना देता और अमेरिका का साथ ना देता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो बाकी तमाम जगहों पर जब वो इजराइल को शिकस्त हुई है। ये जो अब वो 550 ऑफिशियल्स और उधर 600 जनरल्स वो कह रहे हैं इजराइल की बका खतरे में है, तो ये सबूत है कि नेतन्याहू और इसका इंतहा पसंद टोला जो जारियत को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं ये असल में इजराइल की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं और अल्टीमेटली अपने कोलैप्स की तरफ जाएंगे। यूरोपीय यूनियन एज अ यूरोपीय यूनियन और उसका जो स्टाफ है वो सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि हम स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं अगर यूरोपीय यूनियन ने कोई हंगामी इकदाम इजराइल के खिलाफ ना उठाए। यूरोपीय यूनियन स्टाफर्स कंसीडर्ड स्ट्राइक ओवर गाजा हंगर एंड इनएक्शन। अब ये स्टाफ से मुराद उनका यह है कि देखें यूरोपीय यूनियन है, उसका हेडक्वार्टर है ब्रसल में, तो उसको चलाने के लिए वो जो सारे वहां पर एम्प्लॉयज हैं वो सारे यानी अहम तरीन लोग, तो
staff across multiple European Union institutions are reportedly considering a strike in protest of the European Union's failure to take meaningful action. अभी तक जो यूरोप के इकदामात हैं उसमें कोई भी मीनिंगफुल इकदाम नहीं है बड़ी ताकतों की जानिब से कि जो इजराइल को मजबूर कर सके रोकने के लिए. मीनिंगफुल इकदाम नहीं है, सिर्फ पब्लिक प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए. और यूरोप देखें, यहां तो जो ईरान है, रशिया है, वो तो हल्का सा कोई बात ऊपर नीचे करें तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं. इजराइल एक मॉडर्न हिस्ट्री की लाइव जेनोसाइड कर रहा है, दुनिया की तारीख की, इंसानी तारीख की पहली लाइव जेनोसाइड कर रहा है, उसके ऊपर यूरोप ने एक सैंक्शन भी लगाई है. तो ये कितना बड़ा तजाद है. और तो इस देखें ना, उनके बयानात क्या माने रखते हैं, तो बयानात तो वैसे ही पब्लिक प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए हैं. तो यूरोपीय यूनियन के जो स्टाफ है उसके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि हम लॉयर्स के साथ बात कर रहे हैं और टू सी इफ देयर आर यूनियंस वी कैन कनेक्ट विद एंड कॉल अ स्ट्राइक. यूनियंस के साथ हम मतलब जो डिफरेंट लेबर यूनियंस हैं आगे पीछे उनको भी राब्ते में ले रहे हैं ताकि वो भी हमारे साथ जो वो स्ट्राइक के ऊपर जाएं. रिसेंटली उन्होंने ओपन लेटर भेजा है जो प्रेसिडेंट है उर्सुला यूरोपीय यूनियन की और जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं काजा कैलास, उनके नाम, अर्जिंग ईयू के जो इजराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑक्यूपेशन टू अलाउ द लार्ज स्केल डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड. द लेटर वाज साइंड बाय द 1300 ईयू स्टाफर्स, 1300 यूरोपीय यूनियन के स्टाफ. और अब वो कह रहे हैं कि हम तो बाकी जो लेबर यूनियंस हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, कितनी यूनियंस होती हैं और अक्रॉस द यूरोप, उनके साथ इस वक्त राब्ता कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ जब स्ट्राइक के ऊपर चली जाए. तो ये वो प्रैक्टिकल इकदाम है. अब देखना, जैसे आयरलैंड है उसने प्रैक्टिकल इकदाम उठाया है, बेल्जियम जो है उसने गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन ओवरऑल यूरोपीय यूनियन जो है वो सिर्फ फिलहाल बातें कर रहा है. अच्छा, अब टर्की से नाज़रीन जो फ्लोटिला है, फ्रीडम फ्लोटिला, जिसने 2 जहाज भेजे हैं और इजराइल ने उनको कैप्चर कर लिया, तो फ्रीडम फ्लोटिला जो है वो अब टर्की उनको कह रहा है कि हम अब यहां से जहाज भेजेंगे. और रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 40 मुल्कों के जो नुमाइंदे हैं वो शरीक होंगे. एक्टिविस्ट इन टर्की टू बैक मल्टीनेशनल गाजा बाउंड एड फ्लोटिला. ग्लोबल रिजॉल्व फ्लोटिला जो है वो इसके मल्टीनेशनल एफर्ट्स होंगी और ये गाजा स्ट्रिप की तरफ जाएगा टू ब्रेक द इजराइल ब्लॉकेड, जिसमें ये स्पेन से रवाना होगा, फिर ये ट्यूनिस से होता हुआ और डायरेक्टली जो एड है वो गाजा को डिलीवर करेगा. और इसका एक मल्टीपर्पज है ना, तो एक पर्पज ये भी है कि जो ग्लोबल अवेयरनेस है उसको रेज किया जाए. और वर्ड द ऑर्गेनाइजर कॉल इजराइल्स सिस्टमैटिक जेनोसाइड. और इसमें इसको जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो उम्मा मूवमेंट एसोसिएशन है टर्की की, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, यानी जो लीड कर रही है. लेकिन इसमें 40 कंट्रीज जिसमें यूरोप भी शामिल है, वहां के नुमाइंदे जब शामिल होंगे. अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका एंड अरब वर्ल्ड, यानी बरआज़म अफ्रीका से, बरआज़म एशिया से, लैटिन अमेरिका से और अरब वर्ल्ड से 40 मुल्कों से और बरआज़म यूरोप से ओवरऑल 40 मुल्कों से कम नुमाइंदे जो है वो इसमें शामिल होंगे. तो ये एक बड़ा इकदाम है. अच्छा, इसी दरमियान जो है फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने मज़ीद हमले किए हैं, जिसमें खान यूनिस के अंदर इजरायली व्हीकल्स और फौजियों को निशाना बनाया गया है. इसके अलावा उन्होंने जो टैंक्स हैं सेंट्रल खान यूनिस में, उनको एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ जो वो तबाह किया है. तो अब हमारे सामने ये नंबर्स आ चुके हैं कि ये जो रोज़ाना हमास ने हमले करती है और 22 महीनों से कर रहे हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा इनकी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं. अच्छा, इसी दरमियान आप हेरट्स की एक हेडलाइन देखिए, जो नेतन्याहू, उसके ऊपर हम मज़ीद रिपोर्ट्स आगे रखेंगे कि नेतन्याहू क्या प्लानिंग्स कर रहा है, क्या मीटिंग्स हो रही हैं और गजा के ऑक्यूपेशन के हवाले से. हेरट्स की हेडलाइन देखिए, अगर नेतन्याहू इस डायरेक्शन में जाता है, जो कि जाएगा जब तक उसका कान पकड़ कर को बाहर ना निकाले, तो वो जाएगा. तो नेतन्याहू's declaration of conquering Gaza clash with the reality on ground. हेरट्स, नेतन्याहू की जो प्लानिंग्स हैं गजा को ऑक्यूपाई करने की, जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है उससे क्लैश खाती हैं, उससे मेल नहीं खाती हैं. कोई मतलब रियलिटी कुछ और है, नेतन्याहू के मंसूबे कुछ और हैं. पहली बार इजराइल में ऐसा हुआ है कि जो एयरफोर्स चीफ है वो भी बगावत कर गया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एयरफोर्स चीफ, हाजिर सर्विस की हम बात कर रहे हैं, एयरफोर्स चीफ ब्लेम्स हाई गाजा सिविलियन डेथ्स ऑन पुअर कंडक्ट ऑफ द वॉर. अब ये पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है कि हर कोई अपने आप को ना अलग अलग कर रहा है. देखें, बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं ना,
وہ باہر سے بعد میں ٹوٹتی ہیں, پہلے اندر سے اتنی خرابی ہو چکی ہوتی ہے, یا اتنی ٹوٹ پھوٹ یا اتنی ڈویژن ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر ہی باہر والے کامیاب ہوتے ہیں. تو اب یہ اسرائیل کا اندرونی کولیپس ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسی طرح امریکہ کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایئر فورس چیف نے کہا ہے کہ یہ تو وار صحیح کنڈکٹ ہی نہیں ہوئی. تو بھائی یہ کس نے کنڈکٹ کرنی تھی اگر ایئر فورس چیف کہہ رہا ہے کہ صحیح کنڈکٹ نہیں ہوئی؟ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میں تو سویلینز کی کیجوالٹیز بہت زیادہ کی ہیں اسرائیلی ایئر فورس نے. اب یہ جب معاملہ ایئر فورس چیف خود یہ کہہ رہا ہے حاضر سروس, اور ہیرلڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹینشنز امنگ اسرائیلی آرمی اور ٹاپ براس جو لیڈرشپ ہے ریچڈ ا بوائلنگ پوائنٹ ایز شاؤٹنگ میچ ہوا ہے erupted between senior commanders over the military's failure to achieve its objectives. یعنی پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ ایئر فورس اور آرمی ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان انہوں نے ایک دوسرے کو کی ہے, گالیاں والیاں دی ہیں کہ کوئی آبجیکٹو جو ہے غزہ میں اچیو نہیں ہوئے. آپ سوچئے نا, آج اگر غزہ میں جنگ رک جائے تو کیا اسرائیل کی کامیابی ہے؟ بھئی اسرائیل کیا بتائے گا کہ یہ میں نے کامیابی حاصل کی؟ آج اگر یوکرین میں جنگ رک جائے تو رشیا یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. اسرائیل کیا بتا سکتا ہے کہ اس نے غزہ میں کیا؟ کیونکہ اسرائیل کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں پر سویلینز کو مارنا ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کو ہرا نہیں سکا, تو اس کا بنیادی جو مقصد ہی تھا کہ سویلینز کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر مارنا ہے. پھر آپ دیکھیے فیمس ایک اسرائیلی سنگر ہے, اس نے انسائٹ کیا نتنیاہو کے خلاف کہ اس کو اٹھا کر باہر پھینکو, اور یہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اس کو جناب پولیس نے اٹھا لیا ہے. ممبر آف آئیکونک اسرائیلی راک برانڈ کوشچن فار آن لائن انسائٹمنٹ اگینسٹ نتنیاہو. یعنی یہ اسرائیل کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ ہے, وہ ڈویژن ہے کہ وہ ایک سنگر نے نتنیاہو کے خلاف کمنٹ کر دیا تو اس کو پولیس جو ہے وہ اٹھا کر لے کر گئی. ایسا اسرائیل میں کبھی ہوا نہیں ہے. اچھا پھر آپ ذرا ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے اسرائیلی میڈیا کی, ود نو گورننگ الٹرنیٹو ان غزہ اسرائیل's push for Hamas to disarm is a pretext for forever war. جنگیں چلتی رہیں گی, فار ایور وارز ہوتی رہیں گی, اور غزہ میں یہ کوئی 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہوگی, 2-4 ہفتوں کی بات نہیں ہوگی. غزہ میں بھی حماس لمبا لڑتی رہے گی, اور اوورآل فار ایور وارز ہیں. تو اسرائیل کب تک یہ فار ایور وارز ہے وہ لڑتا رہے گا؟ تو یہ ایک اور وہ ریالٹی ہے جس کو نتنیاہو فی الحال دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دیکھے گا بھی نہیں, آخری حد تک نہیں دیکھے گا. اس بات کو ڈسکس کرنا ہی فضول ہے. دیکھیے آپ ان لوگوں کو کیا سمجھیں گے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو مار دیا اور زخمی کر دیا اور بچوں کو مارا ہے؟ وہ نہ ہی ان کا انسانی ذہن ہے, نہ ہی ان کی انسانی سوچ ہے, نہ ہی ان میں وہ انسانی جذبات ہیں. وہ انسان تو رہے ہی نہیں, وہ تو خباثت کے اور ابلیسیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں. بدن شیطان بھی دیکھ کر ان کو شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ یہ تو میرے چیلے مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. تو اس نے کیا ریالٹی دیکھنی ہے؟ یہ انجام تک ہی اسرائیل پہنچے گا. اور ماضی میں بھی ان کی ہزاروں سالوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے ایسے بہت سارے اعمال کیے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا پھر ہوتا رہا, وہ تاریخ کا حصہ. تو اب بھی جو انہوں نے کیا نا, اپنا گریوسٹ سن کیا ہے. میں بار بار چرچ آف انگلینڈ کے الفاظ انہی کو ہم کوٹ کر دیتے ہیں نا, ان کے اتحادی ہیں. تو چرچ آف انگلینڈ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ عظیم ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا اسی درمیان جو کیپٹیوز کی جو فیملیز ہیں, انہوں نے جناب کہا ہے کہ ہم گھیرنے جا رہے ہیں, مکمل طور پر محاصرے میں لینے جا رہے ہیں. جو ڈیفینس منسٹری ہے اس کو جو انٹینشن ہے نتنیاہو کی ٹو آکوپائی غزہ, پروٹیسٹ کو اس طرح سے بڑھانے جا رہے ہیں کہ ڈیفینس منسٹری کو ہم گھیرے میں لینے جا رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے, A hostage deal must be made. That's what I tried to convey even at the Carmel's funeral. اب وہ جو فیونرلز ہو رہے ہیں وہاں پر بھی اسرائیلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیل کی طرف جانا چاہیے, سیز فائر کی طرف جانا چاہیے. اور گارڈین نے آج ایک اور سٹوری دے دی ہے. گارڈین نے سٹوری دی ہے کہ امریکہ کی جو فیمس ٹیک کمپنیز ہیں وہ کیسے اسرائیل کو فلسطینیوں کا ڈیٹا دے رہی ہیں تاکہ اسرائیل جب ان کو ٹارگٹ کر سکے. یہ جناب آج گارڈین نے سٹوری دے دی ہے. اور وہاں پر بہت سی جنرل اور یہ سارے جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں. ان کے جو آفیسز ہیں, ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کے باہر بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی ان سے زیادہ تو برٹش میڈیا اور یورپین میڈیا اس کی زیادہ کریڈیبلٹی بن رہی ہے. اب یہ گارڈین امریکن میڈیا تھوڑی ہے, تو گارڈین نے سٹوری چھاپی ہے کہ یہ امریکن کمپنی جب اس طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں. اچھا اسی درمیان ناظرین تمام اطراف سے, اسرائیل سے, باقی ورلڈ میڈیا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ پلاننگز کر رہا ہے, میٹنگز کر رہا ہے, اور کسی بھی وقت وہ اناؤنس کر سکتا ہے غزہ کی آکوپیشن کی طرف, ٹھیک ہے نا. اور یہ بہرحال اس کے ایک فائنل ڈیفیٹ کی طرف اہم قدم ہوگا. پہلے میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
टर्किश मीडिया, नेतन्याहू प्लान्स कंप्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा अमिड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ऑलरेडी एक खौफनाक सूरत हाल है और इजराइल मजीद नए हमले की तैयारी कर रहा है। एक्सियस, नेतन्याहू ने जो है रेज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग द स्कोप विद विटकॉफ विजिट एंड डिस्कस्ड विद द व्हाइट हाउस। अब ये आज अमेरिकी मीडिया ने खुद इसका भांडा फोड़ा कि ये जो 5 दिन स्टीव विटकॉफ इजराइल में बैठा रहा है, तो असल में वो क्या करता रहा है, नेतन्याहू और ये दोनों मिलकर गजा में ये ऑक्यूपेशन को जब डिस्कस कर रहे थे, और नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के साथ भी डिस्कस किया है गजा के ऑक्यूपेशन को। अच्छा, एनबीसी मीडिया, नेतन्याहू हैज डिसाइडेड टू ऑक्यूपाई द एंटायर गाजा स्ट्रिप इंक्लूडिंग द एरियाज वेयर कैप्टिव्स आर प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। तो यानी कि अगर ये उन एरियाज में जाएंगे यहां पर कैप्टिव्स हैं, तो जाहिर है कि फिर हमास ने कहा कि अगर ये हमसे छुड़वाने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो ये लोकेट ही नहीं कर सके, अगर ये छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो फिर जाहिर है कि जिंदा ये नहीं जा सकेंगे, तो वो कैप्टिव्स है वो फिर उनका सर्वाइवल नहीं होगा। जब कैप्टिव्स नहीं होंगे तो फिर किसी भी किस्म का जो एग्रीमेंट है उसका भी चांस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो नेतन्याहू तो हमेशा से कैप्टिव्स को मारना चाहता है, जिस तरह से उसने बॉम्बिंग्स की हैं। ये तो हमास ने पता नहीं किस तरह से कैप्टिव्स को बचा के रखा हुआ है, ये मतलब हैरान कुन है। और ग्लोबल टाइम्स, चाइनीज मीडिया, Israel's PM plan of full occupation in Gaza sparks opposition and worry। अब ये जो अगला जुमला होता है ना, ये चाइना अपना यानी चाइनीज सरकार की तरह से मीडिया, तो ये जो अगला जुमला होता है ना, ये यानी चाइनीज गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बात होती है कि वो क्या कह रहे हैं, यानी चाइनीज मीडिया कह रहा है कि इस पर बड़ी अपोजिशन आ रही है और वरी। देयर इज अ रियल चांस दैट नेतन्याहू's थ्रेट्स टू ऑक्यूपाई गाजा विल मटीरियलाइज, यानी जो धमकियां नेतन्याहू दे रहा है ये ऐसा होने जा रहा है। चैनल 12, द मिलिट्री प्लान जो है उसमें गजा सिटी पर कब्जा करना है और जो सेंट्रल सेक्टर है रेफ्यूजीज का उसके ऊपर कब्जा करना है, और इसमें से एक गोल यह भी है कि फलस्तीनियों को पुश किया जाएगा साउथ की तरफ, इनकरेजिंग देयर एग्जिट फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, और बाद में ताकि उनको वहां से निकाल दिया जाए। यानी ये फलस्तीनियों को साउथ में ले जाएंगे, वहां पर उनके लिए जिंदगी अनलिवेबल कर देंगे, इम्पॉसिबल कर देंगे, और फिर जो है वो उनको वहां पर मजबूर करेंगे कि वो वहां से जब वो निकल जाएं। और मिस्र उस लम्हे का इंतजार कर रहा है कि जब वो लम्हा आएगा तो फिर हम अटैक करेंगे। मतलब 22 महीने वो इंतजार कर रहा है कि अच्छा जब ये फलस्तीनियों को इधर धकेलेंगे तो फिर हम अटैक करेंगे। और भाई वो उसी तरफ ही लेकर आ रहे हैं, जब वो धकेल देंगे तो फिर तुम क्या कर लोगे, उसको रोकने की बजाय जी हम वो जब धकेलेंगे तो हम देखेंगे। और देखें ना, अमेरिका से दोनों इमदाद लेते हैं, जॉर्डन और इजिप्ट। ये बात जो है ज़ाहिर ईरान और रेजिस्टेंस यही बात कन्वे करते हैं कि देखें ना, जॉर्डन और मिस्र पैरालाइज्ड हैं, अमेरिका से हर साल मदद लेते हैं। तो वो जो मदद है जिसको ये अपना बड़ा कारनामा समझते हैं कि पता नहीं हम क्या मार का मार रहे हैं, असल में तो इनको उन्होंने माजूर करके रखा हुआ है। इसलिए तो ये कोई इकदाम इजराइल के खिलाफ उठा नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका के पैसों पर पलते हैं, तो क्या इकदाम उठाएंगे। मिलिट्री एड आती है ना, तो मिलिट्री ने लड़ना है, मिलिट्री क्या लड़ेगी जो अमेरिका से मदद ले रही है, और वो क्या लड़ेंगे जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं। तो जनाब अली, इनकी जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें डिस्कस किया जाएगा कि गजा का जो मिलिट्री ऑपरेशन है, जो कि 4 से 5 महीने लगेंगे गजा को फुल ऑक्यूपाई करने में, और इसमें 4 से 6 अभी जो मीटिंग हो रही है उसमें मिलिट्री टीम्स हैं, इजरायली अपोजिशन लीडर के साथ भी नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है, यानी वो इंटेलिजेंस के साथ, एयरफोर्स के साथ, और वो सारा मुलाकातें वहां पर हो रही हैं। हैरर्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि कैसे फलस्तीनियों से एड छीनी जा रही है जो क्रिमिनल गैंग्स वहां पर हैं, यानी तय दर तय ऐसा अलमिया और ऐसा जुल्म है और ऐसी प्योर इवल है, इबलीसियत के ये पता नहीं किस मर्तबे पर, आला तरीन मर्तबे पर ये फायज हुए हैं कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। एड नहीं दे रहे, जीएचएफ गोलियां चलाती है, उस सब में से होते हुए मौत के सफर में से अगर किसी को कोई एक थैला मिल गया आटे का जिसमें है कि जहर भी हो सकता है, तो जब वो लेकर वापस आ रहे होते हैं तो जो क्रिमिनल गैंग्स इन्होंने दाखिल किए हुए हैं वो उनसे वो थैला भी छीन लेते हैं। और इजराइल कहता है देखो हम तो एड दे रहे हैं और आगे से हमास छीन रही है। और छीन कौन रहा है भाई, आप सोचें हमास छीनेगी तो असल में जैसे ये कहते थे ना हमास ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करती है, बाद में पता चला नहीं ये ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं।
یہ حماس پر الزام لگاتے ہیں حزب اللہ اور ایران کے اوپر کہ یہ جو اپنے ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، یہ پاپولر ایریاز میں یعنی جہاں پر آبادی ہے وہاں پر بناتے ہیں۔ اب یہ ثابت ہوا جب ایران نے اٹیک کیا کہ اصل میں ان کی ملٹری انسٹالیشنز انہوں نے آبادی والے ایریاز میں بنا رکھی ہے۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ ایڈ نہیں جا رہی، جی ایچ ایف جس طرح سے دے رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس موت کے سفر میں اگر کوئی ایک تھیلا لینے میں کامیاب ہو گیا تو آگے کرمنل گینگز بھیجے ہوئے جو وہ تھیلا بھی چھین لیتے ہیں۔ سروائیول آف دا اسٹرانگسٹ، گازا لوٹرز wreak havoc as aid seekers remain empty-handed. While Gazans risk their lives seeking supplies، جب وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں وہاں سے ایڈ لینے میں۔ پورے غزہ پٹے میں صرف 4 ایڈ سائٹس ہیں جو جی ایچ ایف نے بنائی ہیں، یونائٹڈ نیشن کی 400 سائٹس تھی۔ دیکھیں نا، ایک طریقے سے بھی کھانا دینا نا، یعنی ایک ٹرک میں ہزاروں لوگ جناب ٹوٹ پڑے ہیں، تو 400 سائٹ اس لیے یونائٹڈ نیشن نے بنا رکھی، بھی ملینز کی پاپولیشن ہے نا، تو 4 سائٹ پر آپ کیسے کھانا دیں گے؟ تو کھانا دینا تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے، ہیوملیٹ کرنا الگ سے۔ تو جب غزہ کے لوگ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو آرمڈ انڈیویجولز اینڈ گینگز آر اسٹیلنگ فوڈ فرام ٹرکس اینڈ ہینڈز آف دا ریزیڈنٹ، تو ان کے ہاتھوں سے وہ جو واپس آ رہے ہوتے ہیں ان سے کھانا چھین لیا جاتا ہے، only to resell it on the black market۔ Palestinians warn that the trickling of aid is creating perfect conditions for thieves۔ تو یہ بڑا المناک معاملہ، اور یہ سب عربوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ سب خاموشی جو ہے وہ جو خاموش ہیں وہ اس میں ذمہ دار ہیں۔ مائک جانسن جو ہے اس نے کہا ہے، اس نے ایک تو دورہ کیا ویسٹ بینک کا، اور پہلا اس سطح کا ہائی آفیشل ہے جس نے ویسٹ بینک میں جا کر انلیگل سیٹلمنٹس کا دورہ کیا، اور اس نے وہاں پر یہ کہا کہ یہ اسرائیل کا ہے۔ یو ایس ہاؤس اسپیکر بیکمز ہائیسٹ رینکنگ امریکن آفیشل ٹو وزٹ انلیگل سیٹلمنٹس ان دا ویسٹ بینک۔ ٹرکش میڈیا اور سعودی عرب کا میڈیا، یو ایس ہاؤس اسپیکر جانسن وزٹ انلیگل اسرائیلی سیٹلمنٹس ان ویسٹ بینک۔ اور ٹائمز آف اسرائیل، یو ایس اسپیکر جانسن میکس لینڈ مارک وزٹ ٹو ویسٹ بینک سیٹلمنٹ۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ فرق ہوتا ہے، یعنی جیسے ٹرکش میڈیا ہے یا سعودی میڈیا ہے یا چائنیز میڈیا ہے، تو مطلب وہ میڈیا جو بہت حد تک سرکاری میڈیا جیسے سعودی عرب کا میڈیا یا عرب ورلڈ کا میڈیا، تو وہ میڈیا کی ہیڈ لائن بتاتی ہے کہ ان کی سپورٹ کیا ہے۔ العربیہ کی جو ہیڈ لائن ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں انلیگل اسرائیلی سیٹلمنٹس کا دورہ کیا ہے، یعنی سعودی عرب کا میڈیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھ رہا ہے کہ لینڈ مارک وزٹ کیا ہے ویسٹ بینک کا، زبردست دورہ کیا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اور یو ایس ہاؤس اسپیکر وزٹ اسرائیلی ویسٹ بینک سیٹلمنٹس۔ اور یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ این جی اوز کی جو رجسٹریشن ہے، ایڈ این جی اوز کی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل کرنے جا رہا ہے، یعنی وہ ایک پورا ماحول بنا رہے ہیں تاکہ کیسے غزہ کو آکوپائی کرنا ہے، یعنی ایڈ جو این جی اوز ہیں ان کی وہ رجسٹریشن ہی کینسل کرنے جا رہے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی جو سرویلنس فلائٹس ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے جو روزانہ غزہ میں ہو رہی ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ تو یہ جناب عالی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔